कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे विमान से जो एक खौफनाक तूफान से जूझ रहा था। कैप्टन फ्रैंक अपने कुछ साथियों को लेकर बीजिंग वापस लौट रहा था। तभी अचानक बाहर का मौसम बदल गया। एक विशाल रेत का तूफान तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था और देखते ही देखते वह तूफान विमान को अपनी चपेट में ले चुका था। अंदर बैठे सभी लोग बुरी तरह घबरा गए, कुर्सियां कसकर पकड़ ली और उनके चेहरों पर वह खौफ उतर आया। और तभी अगले ही पल विमान के एक पंख में जोरदार विस्फोट हुआ। उसका एक टुकड़ा टूटकर सीधे कॉकपिट से जा टकराया और उस एक टक्कर ने विमान के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक झटके में बंद कर दिए। हर बटन बेकार हो गया। विमान पूरी तरह बेकाबू होकर हवा में गोल गोल घूमने लगा। सभी लोग विमान के अंदर इधर उधर उछलने लगे। चीखें थीं, सामान उड़ रहा था और हर तरफ वह भयानक शोर था जो बताता था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगले ही पल विमान पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया और तेज रफ्तार से नीचे गिरने लगा। जमीन पर पहुंचते ही वह एक ऊंची चट्टान से जा टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि विमान का पिछला हिस्सा अलग हो गया और उस झटके में एक कर्मचारी आसमान की हजारों फीट ऊंचाई से सीधे नीचे जा गिरा। लेकिन इसके बावजूद विमान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह बेकाबू होकर रेगिस्तान की जलती रेत पर घिसटता रहा। लोहे के टूटने की आवाज, रेत की घर्षण और धूल का एक बड़ा बादल, तब तक जब तक विमान पूरी तरह थम नहीं गया। जब सब रुका तो बस एक भारी दर्दनाक सन्नाटा था। कई घंटों बाद एक एक करके लोगों की आंखें खुलने लगी। पहली सांस लेते ही एहसास हुआ कि वे जिंदा हैं, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। उनके 3 साथी उस भयानक हादसे की वजह से मौके पर ही मारे जा चुके थे। कैप्टन फ्रैंक खुद गंभीर रूप से घायल था और बाहर रेत का तूफान अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे में विमान से बाहर निकलना नामुमकिन था। ऊपर से विमान के अंदर ऑक्सीजन भी लगातार कम होती जा रही थी। तभी मजबूर होकर एक साथी ने बिना सोचे समझे एक खिड़की तोड़ दी। लेकिन अगले ही पल तेज रफ्तार से रेत अंदर भरने लगी। तब जाकर सबको एहसास हुआ कि उनका पूरा विमान रेत के नीचे दब चुका है। कुछ देर बाद तूफानी हवाओं ने रेत हटानी शुरू की और देखते ही देखते विमान दोबारा नजर आने लगा। बाहर आते ही उन्होंने खाने पीने के सामान का जायजा लिया और जो सच सामने आया वह रूह कंपा देने वाला था। उनके पास सिर्फ 1 महीने का राशन और पीने का पानी बचा था। कैप्टन ने नक्शा निकाला और बताया कि उनका विमान चीन के एक ऐसे अनजान रेगिस्तानी इलाके में क्रैश हुआ है जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं है। और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि उनके पास कोई भी रेडियो सिग्नल नहीं बचा था जिससे वे बाहरी दुनिया से संपर्क कर सकें। मदद के लिए किसी को बुलाना नामुमकिन था। वे पूरी तरह अकेले थे, एक बेरहम जलते सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच। ग्रुप में एक गंजा आदमी था, बड़ा आत्मविश्वासी। उसे खुद पर पूरा भरोसा था। उसने सबसे पहले आगे आकर कहा कि वह पैदल चलकर यह रेगिस्तान पार कर सकता है। उसका कहना था कि पहले भी वह कई बार ट्रैकिंग कर चुका है, पहाड़ जंगल वह सब देख चुका है, रेगिस्तान भी पार होगा। लेकिन रेडी नाम के एक साथी ने उसे वहीं रोक लिया। रेडी ने शांत लेकिन बिल्कुल साफ आवाज में बताया कि अभी जुलाई का महीना है और इस रेगिस्तान में जुलाई साल का सबसे खतरनाक महीना होता है। यहाँ की गर्मी वह गर्मी नहीं है जो इंसान घर में पंखे से झेल लेता है। यहाँ की गर्मी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। उसने समझाया कि अगर कोई 1 गिलास पानी लेकर भी इस रेगिस्तान में चलने निकले तो रास्ते में उसके शरीर से उससे 10 गुना ज्यादा पसीना निकल जाएगा। पानी खत्म होने के बाद इंसान का शरीर खुद को जलाने लगता है। बिना पर्याप्त पानी के यह सफर मौत को खुला न्योता देने के बराबर था। गंजे को यह बात समझ आ गई। उसने चुपचाप अपना इरादा छोड़ दिया। इसके बाद सभी ने मिलकर अपने उन तीनों साथियों को रेगिस्तान की रेत में दफनाया जो उस हादसे में चले गए थे। वह लम्हा बहुत भारी था। कोई कुछ नहीं बोला। उस वक्त हर किसी को समझ आ रहा था कि यह सिर्फ किसी हादसे का आखिरी मातम नहीं था, यह असली लड़ाई की शुरुआत थी। उस रात थका हारा पूरा ग्रुप विमान के अंदर ही सो गया। उन्हें उम्मीद थी कि सुबह कोई रास्ता निकलेगा, कोई हल दिखेगा। लेकिन रात को एक और हादसा हो गया। डेविस वॉशरूम जाने के लिए अकेला बाहर निकला। रात का अंधेरा था और रेगिस्तान में सन्नाटा। लेकिन तभी रेगिस्तान में तेज आंधी उठ गई। रेत उड़ने लगी, आसमान धूल से भर गया। डेविस का पैर अचानक एक पत्थर से टकराया, संतुलन बिगड़ा और अगले ही पल वह एक रेत के टीले से फिसलता हुआ सीधे एक गहरी खाई में जा गिरा। नीचे घोर अंधेरा था, रेत की धूल हर तरफ थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह उठने की कोशिश करने लगा और फिर उसने आवाजें लगानी शुरू की, जोर जोर से मदद के लिए। लेकिन बाहर तेज हवाएं थीं जो हर आवाज को निगल रही थीं। उसकी हर चीख हवा में कहीं खो गई। कोई उसे नहीं सुन सका। अगली सुबह जब सबकी आंखें खुली तो डेविस नहीं था। पहले किसी ने सोचा कि वह कहीं बाहर गया होगा। फिर जब वह नहीं आया तो सब घबरा गए। पूरा ग्रुप उसे ढूंढने निकल पड़ा। चारों तरफ आवाजें लगाई गईं। लेकिन काफी देर की तलाश के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। सच यह था कि रात के उस भीषण तूफान में डेविस जिंदा ही रेत के नीचे दब चुका था। डेविस का सुपरवाइजर तड़प उठा। वह उसे ढूंढने के लिए बाहर भागने वाला था कि तभी एक और भयानक आंधी उनकी तरफ बढ़ने लगी। बाकी लोगों ने मजबूरन उसे पकड़कर वापस विमान के अंदर खींच लिया। वह छटपटाता रहा, आवाजें लगाता रहा, लेकिन आंधी के सामने कुछ नहीं होना था। तूफान थमने के बाद पूरे ग्रुप में एक भारी दर्दनाक खामोशी पसर गई। एक और साथी खो चुका था और कोई कुछ नहीं कर सकता था। इसी बीच 2 लोगों ने एक गलती की। उन्होंने चुपके से पानी की कुछ बोतलें उठाई
ली और वहाँ से निकल जाने की तैयारी करने लगे। शायद उन्हें लगा कि पैदल ही कोशिश करनी होगी, लेकिन कैप्टन की नजर उन पर पड़ गई। उसने सख्त लहजे में बिल्कुल साफ कहा कि यहाँ से कोई पानी की एक बूंद भी लेकर नहीं जाएगा। बात बढ़ी, आवाजें उठी, धक्का मुक्की हुई और इसी धक्का मुक्की में पानी की एक बोतल एक लोहे के पाइप से टकराकर फूट गई। उनका बचा हुआ पानी उनकी आंखों के सामने रेगिस्तान की रेत में समाता चला गया। ये देखकर सबका गुस्सा भड़क उठा। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। तभी इलियट नाम का एक आदमी बीच में आया। उसने हाथ उठाया, आवाजों को शांत किया और कहा कि उसके पास एक तरीका है। उसने बताया कि वह पिछले कई दिनों से चुपचाप टूटे हुए विमान का मुआयना कर रहा था। हर हिस्से को देखा, हर कोने को जांचा और उसका कहना था कि अगर सभी लोग साथ दें तो इसी मलबे से एक छोटा लेकिन उड़ने लायक विमान बनाया जा सकता है। ये सुनकर कैप्टन ने हैरानी से पूछा कि उसे विमान बनाने का कितना अनुभव है। इलियट ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि वह पहले भी कई विमान डिजाइन कर चुका है। ये सुनते ही जो सबकी आंखें बुझी हुई थीं, उनमें एक चिंगारी जल उठी, उम्मीद की, जिंदगी की। लेकिन कैप्टन अभी भी राजी नहीं था। उसका कहना था कि बिना सही औजारों और सामान के रेगिस्तान में विमान बनाना नामुमकिन है। ये सिर्फ उनके बचे हुए वक्त और राशन की बर्बादी होगी और वह झूठी उम्मीद देकर लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहता था। अगली सुबह एक और झटका लगा। लिडल बिना किसी को बताए कहीं चला गया था। कैली जैसे ही यह सुना तुरंत उसे ढूंढने निकलने लगी, लेकिन कैप्टन ने उसे रोका। वह खुद पानी की एक बोतल लेकर अकेले लिडल की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह उस जगह पहुंचा जहां विमान का टूटा हुआ पिछला हिस्सा चट्टानों के बीच पड़ा था। दूर से ही कुछ अजीब लगा। करीब जाकर देखा तो वहाँ एक लाश थी। ये वही शख्स था जो हादसे के वक्त विमान से नीचे जा गिरा था। कैप्टन करीब गया और जो उसने देखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उस इंसान के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और पूरी बॉडी पर गोलियों के निशान थे, कई गोलियां एक मरे हुए इंसान पर। तभी लिडल भी वहां आ पहुंचा। उसने बताया कि वह अपनी घड़ी लेने वापस आया था। वह घड़ी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे तोहफे में दी थी। उसके लिए वह बहुत अहम थी, लेकिन जब उसने उस लाश की कलाई देखी तो घड़ी वहां थी ही नहीं। उसी पल दोनों को एहसास हो गया, इस सुनसान रेगिस्तान में वे अकेले नहीं हैं, कोई और भी यहाँ है। इतना बेरहम इंसान जिसने एक मरे हुए की लाश पर गोलियां चलाई, उसके कपड़े उतार लिए और उसकी घड़ी लूट कर चला गया। कैप्टन ने लिडल को चुप कराया और वापस चलने को कहा, लेकिन लिडल ने वहीं रुककर एक सवाल पूछा जो दरअसल एक गहरा सवाल था। उसने कहा कि आखिर कैप्टन नया विमान बनाने के खिलाफ क्यों है? कैप्टन ने सीधे जवाब दिया। उसने कहा कि वह लोगों को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। उसे यकीन नहीं था कि वह विमान कभी उड़ पाएगा और अगर वह नहीं उड़ा तो लोग उस उम्मीद के टूटने के बाद और टूट जाएंगे। तब लिडल ने वह बात कही जो कैप्टन को अंदर तक हिला गई। उसने कहा कि अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी जीने की उम्मीद तो नहीं छीननी चाहिए। कैप्टन चुप हो गया। वह बात उसके दिल में कहीं गहरे उतर गई। दोनों वापस कैंप की तरफ चले, कुछ बोले बिना। कैंप पहुंचकर कैप्टन ने इलियट को बुलाया और कहा कि अब वे सब मिलकर नया विमान बनाएंगे। जो चेहरे अब तक बुझे हुए थे, जिन आंखों में उम्मीद नहीं बची थी, वहाँ एक बार फिर रोशनी आ गई। लेकिन रेगिस्तान की भीषण गर्मी ने काम को बेहद मुश्किल बना दिया। दिन में बाहर निकलकर काम करना जानलेवा था। धूप इतनी तेज थी कि धातु के हिस्सों को छूना मुश्किल हो जाता था। इसलिए फैसला हुआ कि दिन में आराम होगा और रात को काम। कैप्टन ने पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली। उन्होंने विमान के पास आग जलाई और एक छोटे जनरेटर से रात की रोशनी का इंतजाम किया और काम शुरू हो गया। रातें लंबी थी, थकान भारी थी, लेकिन हर रात कुछ न कुछ आगे बढ़ता था। धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े फिनिक्स बनता जा रहा था। लेकिन एक रात वेल्डिंग के दौरान कुछ चिंगारियां उड़ी जो ईंधन के ड्रम पर जा गिरी। एक तेज धमाका हुआ, सब चौंक गए। खुशकिस्मती से किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन उनका ज्यादातर बचा हुआ ईंधन उस आग में खाक हो गया। अब उनके पास इतना ईंधन बचा था जिससे विमान को बस एक बार उड़ाया जा सके। सिर्फ एक मौका, एक आखिरी मौका। रात में काम करना अब नामुमकिन था। मजबूरन उन्हें दिन की जलती धूप में ही काम करना पड़ा। गर्मी उनकी ताकत लूट रही थी, पसीना बह रहा था, हाथ जल रहे थे, प्यास बढ़ रही थी, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। हर कोई जानता था कि यही उनका एकमात्र रास्ता है। फिर एक दिन सबसे कठिन काम सामने आया। विमान का एक भारी भरकम पंख अपनी सही जगह पर लगाना था। वह इतना भारी था कि उठाना ही मुश्किल था और एक भी चूक की गुंजाइश नहीं थी। अगर वह रेत पर गिर जाता तो दोबारा उठाना नामुमकिन होता। सब मिलकर एक मोटी जंजीर की मदद से उस भारी पंख को बहुत सावधानी से नीचे उतारने लगे। धीरे धीरे हर कोई अपनी पूरी ताकत लगाए हुए था। सबकी सांसें थमी हुई थी। तभी जंजीर बीच से टूट गई। पंख अचानक बेकाबू होकर नीचे गिरा और सीधे विमान के ढांचे से जा टकराया। एक जोरदार धमाके की आवाज आई। सबको लगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी मैक्स अंदर से दौड़ता हुआ बाहर निकला। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने चिल्लाकर कहा कि काम हो गया। सबने ध्यान से देखा। पंख अपनी बिल्कुल सही जगह पर एकदम मजबूती से टिका हुआ था। वह टकराव जो बर्बादी लग रही थी, दरअसल उनकी किस्मत निकली। उस पल पहली बार सबने सच में महसूस किया कि शायद वे यहाँ से निकल सकते हैं। जब सबको यकीन हुआ कि पंख सही जगह लग गया है तो एक पल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया और फिर फूट पड़ी वह खुशी जो हफ्तों से दबी हुई थी। लोग नाचे। रेगिस्तान की उस जलती रेत पर कोई एक दूसरे से लिपट गया, कोई हंसा, कोई रोया। हफ्तों की थकान, हफ्तों का डर, हफ्तों का दर्द, वह सब कुछ उस एक लम्हे में हल्का हो गया। उन्होंने उसी खुशी में मिलकर रेत हटाकर
एक छोटा रनवे बनाना भी शुरू कर दिया ताकि उड़ान भरना आसान हो सके। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म कहाँ हुई थी। कुछ दिनों बाद आसमान अचानक काले बादलों से ढक गया। हवा की दिशा बदल गई। दूर से बिजली की कड़क सुनाई देने लगी। सबसे बड़ा खतरा यह था कि अगर बिजली ईंधन से भरे विमान के पंख पर गिर जाती तो पूरा फिनिक्स एक ही पल में तबाह हो जाता और उनके साथ वह सारी मेहनत, वह सारी उम्मीद भी। सब जान बचाने के लिए भागे, लेकिन इलियट नहीं हिला। जिस विमान को उसने हफ्तों की मेहनत से, अपना खून पसीना बहाकर बनाया था, उसे वह यूं छोड़कर नहीं जा सकता था। वह सीधे फिनिक्स के ऊपर चढ़ गया, जैसे वह उसकी रक्षा करना चाहता हो। तभी आसमान में एक बड़ी बिजली ठीक उसी की तरफ मुड़ने लगी। एन उसी वक्त कैप्टन दौड़ कर आया। उसने इलियट का हाथ पकड़ा और उसे वहां से खींच लिया। कैप्टन जानता था कि अगर इलियट आज मर गया तो फिनिक्स कभी उड़ नहीं पाएगा और उनकी हर मेहनत, हर कुर्बानी बेकार हो जाएगी। तूफान गुजरा। फिनिक्स सुरक्षित था। सब सुरक्षित थे। थकान में डूबे हुए सबने मिलकर अपने उस अधूरे सपने को एक नाम दिया, फिनिक्स। वह पक्षी जो राख से उठता है, जो जलकर भी जी उठता है। उस नाम में उनकी पूरी कहानी थी। तभी एक और मुसीबत सामने आई। पीने का पानी तेजी से खत्म हो रहा था। केली पानी की तलाश में निकली, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी सांसें रोक दी। वह भागती हुई वापस आई। चेहरे पर खौफ था। रात होने पर कैप्टन दूरबीन लेकर 2 साथियों के साथ उस जगह पहुंचा। दूर रेगिस्तान में कई टेंट लगे थे। आग जल रही थी। ध्यान से देखा तो समझ आया कि ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। इनके पास हथियार थे, घोड़े थे। ये उस रेगिस्तान के खूंखार लुटेरे थे जो रेगिस्तानी रास्तों से हथियारों की तस्करी किया करते थे और उनका पानी उन्हीं के पास था। कैप्टन ने कहा कि पानी का इंतजाम अब उन्हीं से करना होगा। इलियट ने फौरन मना कर दिया। उसने साफ कहा कि यह खतरनाक है। लुटेरों के पास हथियार हैं और अगर कैप्टन के साथ कुछ हो गया तो फिनिक्स हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। लेकिन कैप्टन नहीं रुका। उसके कुछ साथी लुटेरों के पास पानी मांगने चले गए। कैप्टन और एक और आदमी थोड़ी दूर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गए ताकि जरूरत पड़ने पर मदद कर सकें। जैसे ही उनके साथी आगे बढ़े, लुटेरों में से एक ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सुने सीधे फायरिंग शुरू कर दी। उनका एक साथी वहीं गिर गया, वहीं खत्म हो गया। ये देखते ही कैप्टन और उसके साथी ने जवाबी फायरिंग की। कुछ ही देर में ज्यादातर लुटेरे वहीं ढेर हो गए। एक घायल होकर भागने लगा। कैप्टन चाहता तो उसे गोली मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारी। वह कातिल नहीं बनना चाहता था। तलाशी के दौरान एक लुटेरे की कलाई पर एक घड़ी दिखी। कैप्टन रुक गया। उसने पहचान लिया, ये वही घड़ी थी जो लिडल की गर्लफ्रेंड ने उसे तोहफे में दी थी। अब सब साफ हो गया। हादसे के बाद जो साथी नीचे गिरा था, उसकी लाश को लूटने वाले यही लुटेरे थे। वे एक घायल लुटेरे को पकड़कर कैंप में ले आए। ग्रुप के कुछ लोग उसे वहीं मारना चाहते थे। कैप्टन ने साफ इनकार कर दिया। बहस गर्म हो गई। तभी इलियट ने बिना किसी चेतावनी के बंदूक निकाली और उस घायल लुटेरे को गोली मार दी। कैप्टन का गुस्सा फट पड़ा। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। इलियट ने सारा दोष कैप्टन पर डाल दिया। उसने कहा कि कैप्टन की गलती की वजह से वे इस रेगिस्तान में फंसे हैं और उसी की जिद की वजह से आज एक और साथी खो गया। कैप्टन से यह नहीं सहा गया। गुस्से में उसने इलियट के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। इलियट की अकड़ को गहरी चोट लगी। उसने गुस्से में सबके सामने साफ साफ कह दिया कि अब वह फिनिक्स पर 1 मिनट भी काम नहीं करेगा। पूरे ग्रुप में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे इलियट के बिना फिनिक्स नहीं बनेगा और फिनिक्स के बिना वे यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। आखिरकार कैप्टन को वह करना पड़ा जो उसके लिए सबसे मुश्किल था। वह खुद इलियट के पास गया, सिर झुकाकर, और माफी मांगी। उसने कहा कि अब से वह उसकी हर बात बिना किसी सवाल के मानेगा। ये उस इंसान के लिए आसान नहीं था जिसने पूरी जिंदगी खुद फैसले लिए हों, जिसने हमेशा टीम को लीड किया हो, लेकिन उसे अपने बाकी साथियों की जान ज्यादा अजीज थी। उसका अहंकार नहीं, उनकी जिंदगियां। इलियट का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हुआ और वह एक बार फिर फिनिक्स को पूरा करने में जुट गया। काम दोबारा शुरू हुआ, लेकिन इस बार एक नया खतरा भी साथ आया। वही लुटेरे जो पहले हमला कर चुके थे वापस आ गए थे। इस बार उन्होंने हमला नहीं किया, बस दूर से रुककर देखने लगे, इंतजार करने लगे। वे चालाक थे। उन्हें पता था कि कैप्टन की टीम के पास अब उन्हीं से छीनी हुई बंदूकें हैं, इसलिए सीधे हमला करना खतरनाक था। लेकिन वे यह भी जानते थे कि इन लोगों का राशन और पानी खत्म होने वाला है। जैसे ही ये कमजोर पड़ेंगे, हमला करना बच्चों का खेल होगा। तब तक बस इंतजार। ये देखकर ग्रुप ने फिनिक्स को जल्द से जल्द तैयार करने की रफ्तार और बढ़ा दी। हर हाथ जुट गया, हर पल कीमती था और आखिरकार वह दिन आया। कई हफ्तों की जी तोड़ मेहनत, जलती धूप, सूखे गले, बिछड़े साथी, अनगिनत मुसीबतें, और उन सब के बाद फिनिक्स पूरी तरह तैयार था। लेकिन ठीक उसी वक्त कैप्टन के हाथ एक पुरानी मैगजीन लगी। उसमें छोटे रिमोट कंट्रोल मॉडल प्लेन की तस्वीरें थी और फिनिक्स का डिजाइन उन्हीं मॉडल्स से मिलता जुलता था, बिल्कुल वैसा ही। अगले ही पल इलियट का सबसे बड़ा राज सबके सामने आ गया। इलियट ने जिन विमानों की बात की थी वे असली विमान नहीं थे। वे बच्चों के उड़ने वाले मॉडल प्लेन थे, रिमोट कंट्रोल वाले। इलियट ने पूरी जिंदगी सिर्फ ऐसे ही मॉडल प्लेन डिजाइन किए थे। उसने आज तक कभी कोई असली इंसानों को ले जाने वाला विमान नहीं बनाया था। ये सामने आते ही पूरे ग्रुप में एक तूफान आ गया। इयान नाम के एक साथी ने सीधे इलियट के माथे पर बंदूक तान दी। उसकी आवाज में गुस्सा था, दर्द था और धोखे का वह एहसास था जो इंसान को तोड़ देता है। वह चिल्लाया कि इलियट इतने दिनों से उन सब की जिंदगी के साथ खेलता रहा। इस टूटे फूटे कबाड़ से बना यह ढांचा कभी उड़ ही नहीं सकता। कैप्टन
कैप्टन ने बीच में आकर यान को रोका। उसी वक्त रेगिस्तान में एक बार फिर तेज आंधी उठी। हवा का दबाव अचानक बढ़ गया और सबकी आंखों के सामने फिनिक्स अपने आप धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। सबकी सांसें रुक गईं। ये देखकर हर किसी को यकीन हो गया, ये विमान उड़ सकता है, ये सच में उड़ सकता है। लेकिन आंधी और भयानक होती गई और देखते ही देखते पूरा फिनिक्स रेत में दब गया। जो उम्मीद अभी अभी जागी थी वह फिर मिट्टी में मिल गई। उन सबके चेहरों पर वही पुरानी मायूसी लौट आई। तभी कैप्टन आगे आया। उसकी आवाज में थकान थी, उसके शरीर में दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में इरादा उतना ही मजबूत था जितना पहले दिन था। उसने कहा कि उन्होंने खून पसीना बहाकर अपने साथियों को खोकर फिनिक्स बनाया है, वे इसे यूं नहीं छोड़ेंगे। उसने सबको याद दिलाया कि घर पर उनके परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उन साथियों की कुर्बानी जो इस रेगिस्तान में रह गए वह बेकार नहीं जाएगी। उन बातों ने पूरी टीम में एक बार फिर जान डाल दी। सब मिलकर फिनिक्स को रेत से बाहर निकालने में जुट गए, हाथों से, पूरी ताकत से, और उसे धकेलते हुए रनवे तक ले आए। अब वह पल आ गया था। कैप्टन इंजन के पास पहुंचा। सबकी आंखें उस पर टिकी थीं, सबकी सांसें थमी हुई थीं। उसने इंजन स्टार्ट किया। एक छोटा धमाका और फिर बंद। दोबारा कोशिश, बंद। तीसरी बार बंद। बार बार, हर बार इंजन थोड़ी देर चलता और फिर बंद हो जाता। इलियट भी चुप हो गया था। उसकी आंखों में वह यकीन कुछ कम होता दिख रहा था। सबको लगने लगा कि आखिरी मौका भी हाथ से जा रहा है। फिर कैप्टन ने एक आखिरी बार हाथ बढ़ाया और इस बार फिनिक्स का इंजन एक जोरदार, गहरी, पूरी गूंज के साथ जी उठा। वह आवाज रेगिस्तान में दूर तक गई और उसे लुटेरों ने भी सुना। वे तुरंत घोड़ों पर सवार हुए और बंदूकें उठाकर फिनिक्स की तरफ दौड़ पड़े। इधर सभी लोग फौरन फिनिक्स पर चढ़ गए और उसके पंखों को कसकर थाम लिया। इलियट ने फिनिक्स को एक खास तरीके से डिजाइन किया था। उसमें अंदर बैठने की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने टूटे विमान के हिस्सों से सिर्फ एक हल्का उड़ने वाला ढांचा बनाया था ताकि बहुत कम ईंधन में भी वह रेगिस्तान पार कर सके। उन्हें बाहर से पकड़कर उड़ना था, अपनी जान हवा में लटकाकर। फिनिक्स रनवे पर दौड़ने लगा। पीछे से लुटेरों की गोलियां आ रही थीं, रेत उड़ रही थी, शोर था, खतरा था और इसी बीच विमान के एक पंख में खराबी आ गई। इलियट ने एक पल नहीं सोचा। वह उड़ते विमान में ही पीछे की तरफ बढ़ा। हवा उसे धक्के दे रही थी, नीचे रेत थी, हाथ छूट जाता तो बस, लेकिन उसने अपनी जान दांव पर लगाई और उस खराबी को ठीक करने लगा। तभी रनवे खत्म हो गया। आगे एक गहरी घाटी थी, पीछे लुटेरे थे, रुकने का कोई रास्ता नहीं था। फिनिक्स सीधे उस घाटी में उतर गया। पीछे खड़े लुटेरे रुक गए। उन्हें पूरा यकीन था कि यह खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल फिनिक्स घाटी की गहराई से निकलकर आसमान में उठने लगा। लुटेरे देखते रह गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। और फिनिक्स में सवार वे लोग जो हफ्तों से मौत से लड़ रहे थे, जिन्होंने अपने साथियों को खोया था, जिन्होंने जलती धूप, सूखते गले, रेत की आंधियां और लुटेरों की गोलियां झेली थीं, जिन्होंने हर उस पल में भी उम्मीद नहीं छोड़ी जब छोड़ना सबसे आसान लगता था, वे खुशी से चिल्ला उठे। उन्होंने वह कर दिखाया जो नामुमकिन था। उन्होंने मौत को मात दी। उन्होंने उस बेरहम, जलते, सुनसान रेगिस्तान को हराया। उन्होंने हर उस लम्हे को हराया जब लगा था कि बस अब और नहीं। फिनिक्स उड़ रहा था और उसके साथ उड़ रही थी वह उम्मीद, वह हिम्मत, वह जिद जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, चाहे कितना भी अंधेरा रहा हो। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए रॉकी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।